This question it is saying that who is to the immediate right of P among the 5 persons P, Q, R, S and T facing north. Data 1 में क्या कह रहा है? R is to the third to the left of Q. अब देखो R का पोजीशन Q के थर्ड लेफ्ट में है. सो R का पोजीशन कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है? R या तो यहाँ पे हो सकता है, तो फिर Q कहाँ पे होगा? यहाँ पे. तभी तो बच्चे फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड यहाँ पे आएगा. नहीं तो R का पोजीशन यहाँ पे हो सकता है और यहाँ पे Q का पोजीशन होगा. क्लियर है? ये तो रहा डेटा 1 का फर्स्ट पार्ट. टू द सेकेंड टू द राइट ऑफ R. P R के सेकेंड राइट में है, तो P का पोजीशन यहाँ हो सकता है, नहीं तो P का पोजीशन यहाँ हो सकता है. देखो इन दोनों केस में अगर आप देखोगे तो डेटा 1 में P के इमीडिएट राइट में कौन सा है? Q. दोनों केसेस में अगर फर्स्ट केस और सेकंड केस दोनों को देखोगे बच्चे, तो यहाँ पे P के राइट में Q है और यहाँ पे भी P के राइट में कौन सा है? Q है. तो फर्स्ट डेटा से तो आपको आंसर मिल रहा है कि P के इमीडिएट राइट में कौन सा है? Q. डेटा 2 को एनालाइज कर लेते हैं. सेकंड केस में क्या कह रहा है? Q इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ P. तो P के सेकंड राइट में, तो P का पोजीशन कहाँ हो सकता है? यहाँ पे हो सकता है. तो यहाँ पे T का पोजीशन कहाँ पे होगा? सेकंड राइट में T. और उसके बाद कह रहा है Q इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T, सो Q का पोजीशन यहाँ पे होगा. उसके बाद अगर आप P को कहीं पे भी चेंज करोगे, लेट्स से P को आपने यहाँ पे रख दिया, तो ऑब्वियस सी बात है T यहाँ पे होगा और Q यहाँ पे होगा. P यहाँ भी हो सकता है, उस केस में T यहाँ पे होगा और Q यहाँ पे होगा. सो डेटा 2 में, सो डेटा 2 के हेल्प से भी ये बोल सकते हो कि P के इमीडिएट राइट में कौन सा है? Q है. से सो नो. सो डेटा 2 से भी आप आंसर निकाल सकते हो. सो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी. आइदर 1 और 2 इज सफिशिएंट. क्लियर है बच्चों? इन दिस क्वेश्चन इट इज सेइंग दैट हाउ इज x रिलेटेड टू y. आपको बताना है कि x y से कैसे रिलेटेड है. डेटा 1 में क्या कह रहा है? y सेज आई हैव ओनली वन ब्रदर. सो लेट्स से ये y है और इसका सिंपली एक ही ब्रदर है, तो लेट्स से b ब्रदर है, तो इसको हमने पॉजिटिव से इंडिकेट कर दिया. नाउ डेटा 2 में क्या कह रहा है? x सेज आई हैव ओनली वन सिस्टर. सो ये रहा एक, और इसकी सिंपली एक सिस्टर है, तो मान लो एक सिस्टर है, तो इसको हमने नेगेटिव ले लिया. अब अगर आप दोनों डेटा को देखोगे तो यहाँ पे x और y अलग अलग पर्सन्स है और दोनों को मर्ज करने के बाद भी हम को रिलेट नहीं कर सकते. सुनो, इसकी सिंपली एक ब्रदर है और इसका एक सिंपली एक सिस्टर है, लेकिन ये नहीं हमें पता है कि x और y कैसे रिलेटेड है. सुनो, और ना ही ये पता है कि b और ब्रदर और सिस्टर कैसे रिलेटेड है. तो हम x और y के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं. सो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी. नाइदर 1 नॉर 2 इज सफिशिएंट. दिस क्वेश्चन इट इज सेइंग दैट ऑन व्हिच डे ऑफ द वीक वाज बर्थडे ऑफ साहिल. डेटा 1 में कह रहा है कि द साहिल सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे द वेरी नेक्स्ट डे ऑन विच अरुण सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे. तो जिस दिन अरुण का बर्थडे है उसके जस्ट नेक्स्ट डे साहिल का बर्थडे है. ठीक है, लेकिन हमें अरुण के बर्थडे के बारे में पता नहीं है कि एक वीक के किस डे में है, तो हम फर्स्ट डेटा से साहिल का बर्थडे नहीं पता कर सकते हैं. नाउ कम टू द सेकंड डेटा. इसमें क्या कह रहा है? द सिस्टर ऑफ साहिल वाज बोर्न ऑन द थर्ड डे ऑफ द वीक. साहिल के सिस्टर का जो डे था वो क्या था? थर्ड डे ऑफ वीक. वीक ऑलवेज किससे स्टार्ट होता है? मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, इस तरह से. तो साहिल के सिस्टर का बर्थडे कौन सा होगा? वेंसडे. से सुनो, और आगे क्या कह रहा है? द सिस्टर ऑफ साहिल वाज बोर्न ऑन थर्ड डे ऑफ द वीक एंड 2 days आफ्टर साहिल वाज बोर्न. तो ऑब्वियस सी बात है साहिल की सिस्टर 2 दिन बाद था, तो साहिल का बर्थडे कब होगा? इससे 2 दिन पहले. से सुनो, सो इससे 2 days पहले कौन सा होगा? मंडे. से सुनो, सो हम डेटा 2 से साहिल का बर्थडे क्या है पता कर सकते हैं, बट डेटा 1 से हमें आंसर नहीं मिलेगा. सो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2. In this question, it is saying that how many pages of book X did Robert read on Sunday? आपको पता करना है कि रॉबर्ट ने संडे को बुक X का कितना पेज रीड करा है. क्लियर है? डेटा 1 में क्या गिवन है? द बुक हैज 300 पेजेस आउट ऑफ विच 2/3 वर रीड बाय हिम बिफोर संडे. इट मीन्स संडे से पहले रॉबर्ट ने 300 में से 2/3 तो ऑलरेडी रीड कर लिया है, तो 300 का 2/3 कितना होगा? 200. से सुनो,
सो रिमेनिंग पेजेस कितना होगा 100। क्लियर है। नाउ डेटा 2 में क्या कह रहा है, रॉबर्ट रीड द लास्ट 40 पेजेस ऑफ द बुक ऑन द मॉर्निंग ऑफ मंडे। इट मीन्स मंडे मॉर्निंग को उसने कितना पेज रीड करा है, 40 पेज। सो ऑब्वियस है, तो संडे को कितना रीड करेगा, जो रिमेनिंग 100 पेज था और -40, तो टोटल कितना आएगा 100 - 40। दैट इम्प्लाई इसने संडे को कितना पेज रीड किया होगा, 60 पेजेस। तो हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई, बोथ 1 and 2 आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ये क्लियर है बच्चों। In this question, it is saying that among T, V, B, E and C, who is the third from the top when arranged in descending order of their weight? आपको पता करना है कि अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में वेट के अरेंज्ड है तो थर्ड पोजीशन पे कौन सा होगा। डेटा 1 में क्या गिवन है बच्चों, डेटा 1 में क्या करा है, B इज हेवियर देन T एंड C। तो पोजीशन कैसा हो सकता है, B इज ग्रेटर देन T एंड T ग्रेटर देन C हो सकता है, और हो सकता है क्या, B is greater than C and greater than T। ये दो केसेस हो सकता है, ये क्लियर है। And is less heavier than V, who is not heaviest। और कह रहा है कि ये less heavier than है V से, और at the same time V heaviest नहीं है। So obvious सी बात है, इस केस में भी यहाँ पे V आएगा, से सुनो, और ये heaviest नहीं है, तो इसका क्या मतलब है, heaviest बचा कौन सा, E, से सुनो। सो यहां पे थर्ड पोजीशन पे कौन सा आएगा, इस दोनों केसेस में बी थर्ड पोजीशन पे आएगा। तो हम ये बोल सकते हैं डेटा 1 से तो हमें आंसर मिल रहा है। अब देखते हैं डेटा 2 में क्या कह रहा है, सी इज हेवियर देन ओनली टी। सी इज हेवियर देन ओनली टी, इसका क्या मतलब है, सी इज हेवियर देन ओनली टी। इस इंफॉर्मेशन से तो हमें कुछ नहीं मिल सकता है, सही सुनो। तो हमारा आंसर क्या होगा, ए, 1 alone is sufficient while 2 alone is not sufficient। क्लियर है बच्चों। इन दिस क्वेश्चन इट इज सेइंग दैट हाउ इज नो कोडेड इन द कोड लैंग्वेज। आपको पता करना है नो का कोड लैंग्वेज क्या होगा, ये क्लियर है। फर्स्ट डेटा में क्या कह रहा है बच्चों, ने पा सिक लो मीन्स बट नो नन एंड। अगर आप ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट में क्या कह रहा है, बट है, तो यहां पे भी लास्ट पार्ट में बट है, यहां पे नन है तो यहां पे भी नन है, यहां पे एंड है तो यहां पे भी एंड है। इट मीन्स अगर डेटा 1 में दोनों पार्ट्स को अगर कंबाइन करोगे, कंपेयर करोगे बच्चे, तो आपको बट, नन और एंड का कोड मिल जाएगा, से सुनो। और दोनों में कॉमन कोड कौन सा है, यहां पे ने है तो यहां पे भी ने है। इट मीन्स एक कोड ने कॉमन है, दूसरा कौन सा है पा, तो यहां पे भी पा, एंड थर्ड कोड कौन सा है, लो, तो यहां पे भी लो। इट मीन्स 3 कोड तो इन 3 कोड को रिप्रेजेंट करेगा, सही सुनो। सो ऑब्वियस सी बात है, फर्स्ट पार्ट में नो का कोड कौन सा होगा, ये सिख बचा जो कोड है। सो नो का कोड क्या बोलोगे बच्चे, सिख होगा, सही सुनो। तो हमें फर्स्ट से तो आंसर मिल जाएगा। नाउ डेटा 2 को देख लेते हैं। डेटा 2 में क्या कर रहा है, ले से ने सिख मीन्स इफ नो नन विल। यहां पे इफ है तो यहां पे भी इफ है सेकेंड पार्ट में, यहां पे नो है तो यहां पे नो नहीं है, यहां पे नन है तो यहां पे नन है बच्चे, और यहां पे विल तो यहां पे विल नहीं है। इट मींस डेटा 2 में फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में 2 वर्ड्स कॉमन है। तो इन दोनों को अगर आपने कंपेयर भी कर लिया तो बाकी के 2 वर्ड्स के कोड क्या होंगे वो आप सेपरेट नहीं कर पाओगे। सो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, 1 alone is sufficient while 2 alone is not sufficient। ये क्लियर है बच्चों। In this question, it is saying that who among P, Q, T, V and M is exactly in the middle when they are arranged in ascending order of their height। 5 persons given है, उसमें से पूछ रहा है कि मिडिल में कौन सा होगा अगर उन सभी को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करे तो। क्लियर है। डेटा 1 में क्या गिवन है बच्चों, V is taller than Q but smaller than M। So V is taller than Q and smaller than M। So यहां से हमें कौन मिडिल में है वो पता नहीं चल पाएगा सिंस 2 persons ऑलरेडी मिसिंग है। नाउ कम टू डेटा 2। डेटा 2 में क्या गिवन है, T is taller than Q and M but shorter than P। तो आप क्या लिखोगे, T is taller than Q and M and shorter than P। तो यहां पे 2 सिनेरियो पॉसिबल है। ये तो ऐसे हो सकता है P ग्रेटर देन T ग्रेटर देन Q और ग्रेटर देन M, या तो हो सकता है P ग्रेटर देन T
ग्रेटर देन एम एंड ग्रेटर देन क्यू। तो यहां पे आप किसी भी इंडिविजुअल डेटा के बेसिस पे ये नहीं बोल सकते कि मिडिल में कौन सा है। तो अब हमें डेटा 1 और डेटा 2 को कंबाइन करके देखना होगा। सो अगर हम डेटा 1 और डेटा 2 को कंबाइन करें तो यहां से m इज ग्रेटर देन v ग्रेटर देन q है। तो यहां पे ये अरेंजमेंट तो संभव नहीं है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब एक इंफॉर्मेशन यहां पे और भी है कि m इज ग्रेटर देन v एंड ग्रेटर देन q। तो यहां से आप क्या लिखोगे, p इज ग्रेटर देन t ग्रेटर देन m, और m किससे ग्रेटर है, v से, और v q से ग्रेटर है। तो ऑब्वियस सी बात है ये अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होगा। सही सुनो, ये अरेंजमेंट कब मिलेगा, जब आप इस पोजीशन को इसके साथ मर्ज करोगे। ये क्लियर है बच्चों। यहां पे m इज ग्रेटर देन v एंड ग्रेटर देन q, वो दोनों कंडीशन भी सेटिस्फाइड है और सेकंड डेटा का भी कंडीशन सेटिस्फाइड है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इन दोनों को मर्ज करेंगे तो हमें फाइनल अरेंजमेंट कुछ इस तरह से मिलेगा। सही सुनो, और इसमें मिडिल में कौन सा है, m है। सो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई। Both 1 and 2 are sufficient to answer. ये क्लियर है बच्चों। In this question it is saying that which code word stands for good in the coded sentence sign को by which means he is good। आपको पता करना है कि गुड का कोड क्या होगा। आपके पास दो डेटा गिवन है। डेटा 1 में क्या गिवन है बच्चों, इन द सेम कोड लैंग्वेज को मॉट डेट मीन्स दे आर गुड। अगर आप गिवन में देखोगे, गिवन सेंटेंस में, तो यहाँ पे ही इज गुड है और यहाँ पे फर्स्ट डेटा में गिवन है दे आर गुड। तो अगर आप इन दोनों को मर्ज करोगे तो यहाँ पे भी गुड है और यहाँ पे भी गुड है। तो ऑब्वियस सी बात है जो को मॉट डेट और यहाँ पे जो कोड है साइन को बाई, इसमें से जो कॉमन होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, गुड को रिप्रेजेंट करेगा। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो आप ये बोल सकते हो कि फर्स्ट से तो आंसर आ जाएगा। नाउ कम टू डेटा 2। डेटा 2 में भी क्या कर रहा है, इन द सेम कोड लैंग्वेज साइन माइक बाई मीन्स ही इज ऑनेस्ट। अब यहाँ पे ही इज ऑनेस्ट है डेटा 2 में और स्टेटमेंट में ही इज गुड गिवन है। तो ऑब्वियस की बात है अगर आप इन दोनों को कंबाइन करोगे तो ही इज और ही इज का कोड दोनों में कॉमन मिल जाएगा। सो आप मेन स्टेटमेंट में से आप गुड का कोड फाइंड कर सकते हो और डेटा 2 में से आप ऑनेस्ट का कोड फाइंड कर सकते हो। सो यहां से आप डेटा 2 से भी आप आंसर निकाल सकते हो कि गुड का कोड क्या होगा। सो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, आइदर 1 और 2 इज सफिशिएंट टू आंसर। ये क्लियर है बच्चों। इन दिस क्वेश्चन इट इज सेइंग दैट गौरव रैंक 18th फ्रॉम द टॉप इन ए क्लास, व्हाट इज हिज रैंक फ्रॉम द लास्ट। आपको बताना है गौरव का रैंक लास्ट से। मेन स्टेटमेंट में गिवन है कि गौरव रैंक्स 18th फ्रॉम द टॉप इन ए क्लास। गौरव का टॉप से रैंक है 18th और ये रहा गौरव। नाउ कम टू डेटा 1। डेटा 1 में क्या कह रहा है, देयर आर 47 स्टूडेंट्स इन अ क्लास। तो अगर टोटल टॉप टू बॉटम अगर 47 स्टूडेंट है बच्चों, देखो अगर टॉप से 18th रैंक है तो बॉटम से निकालने के लिए हम क्या करते थे, टोटल 47 प्लस 1 और माइनस क्या करते हैं 18th। तो ये सुनो, और ये वैल्यू किसके इक्वल होगा, 30th रैंक है। याद करो अल्फाबेट टेस्ट में जो क्वेश्चन आता था, अगर आप m का पोजीशन लेफ्ट से देखोगे, बिगिनिंग से देखोगे तो m का पोजीशन कितना होता है 13, बट m का पोजीशन लास्ट से कितना होता है 14। और इसका सिंपल लॉजिक है, अगर टोटल अल्फाबेट्स में 26 लेटर है तो m 13 है, इट मीन्स रिमेनिंग लेटर और कितना होगा 13, और m खुद एक पोजीशन को होल्ड कर रखा है। सही सुनो, तो अगर आप बिगिनिंग से काउंट करोगे तो 13 तो ऑलरेडी पहले है और m एक और ऐड हो जाएगा, तो एंड से टोटल किस पोजीशन पे होगा 14th पे। तो सेम लॉजिक हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। तो हम ये बोल सकते हैं कि डेटा 1 से तो आंसर आ रहा है। नाउ कम टू डेटा 2। नाउ डेटा 2 में क्या कह रहा है कि जतिन हु रैंक्स 10th इन द सेम क्लास रैंक्स 38 फ्रॉम द लास्ट। इट मीन्स अगर आप देखोगे तो जतिन का टॉप से रैंक कितना है 10th और बॉटम से जतिन का रैंक कितना है 38th। इट मीन्स टॉप में टोटल कितने स्टूडेंट होंगे जतिन से पहले, ये टोटल 9, और बॉटम में जतिन के बाद कितने स्टूडेंट होंगे 37। सो यहां से हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता चल जाएगा और वो कितना होगा 9 + 1 + 37, दैट इंप्लाई टोटल 47 स्टूडेंट्स इस केस में भी है।
और आपको मेन डेटा में गिवन है कि गौरव का रैंक्स 18th फ्रॉम टॉप है। सो यहां से हम डेटा 2 से भी फाइंड कर सकते हैं कि गौरव का बॉटम से कितना पोजीशन होगा, और वो कितना होगा 38th पोजीशन। सो हमारा आंसर क्या होगा बच्चे, ऑप्शन नंबर सी, आइदर 1 और 2 इज सफिशिएंट। In this question, it is saying that what is the rank of P from the bottom in a class of 30 students? आपको बताना है P का रैंक फ्रॉम बॉटम और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लास में है 30। नाउ कम टू डेटा वन। डेटा वन में क्या कह रहा है, M is third from top and there are 5 students between M and P। टॉप से M का पोजीशन थर्ड पे है, इट मीन्स M से पहले कितने स्टूडेंट होंगे 2, और M और P के बीच में लेट से यहां पे P है, M और P के बीच में टोटल 5 स्टूडेंट्स हैं। इट मीन्स P से पहले टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे, ये 2, M खुद और 5 स्टूडेंट्स और, तो यहाँ पे टोटल P से पहले स्टूडेंट्स कितना मिल गया 8। इट मीन्स टॉप से P का पोजीशन कितना हो गया 9th। तो बॉटम से कितना होगा, सिंपली 31 माइनस 9 कर दो, दैट इम्प्लाई 22। सो डेटा वन से तो हमें आंसर मिल जाएगा। नाउ कम टू डेटा टू। डेटा टू में क्या कर रहा है, द रैंक ऑफ K इज फोर्थ फ्रॉम द बॉटम एंड देयर आर 17 स्टूडेंट्स बिटवीन K एंड P। तो अगर आप देखोगे बच्चे यहाँ पे ध्यान से, तो बॉटम से K का रैंक गिवन है और वो कितना है फोर्थ। सो लेट से ये रहा K, तो इससे पहले कितने स्टूडेंट्स होंगे 3, और K और P के बीच में कितना स्टूडेंट है 17 स्टूडेंट्स। सो मान लो ये पोजीशन है P का और इन दोनों के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं 17th। तो बॉटम से P का पोजीशन कितना होगा, यहां से 3 + 1 और इन बिटवीन 17, तो ये टोटल P के बाद स्टूडेंट कितने आएंगे 17 + 1 + 3, दैट इम्प्लाई 21, और P खुद ही होगा एक, तो बॉटम से P का पोजीशन कितना हो जाएगा 21 + 1, दैट इम्प्लाई यहां से भी कितना आएगा 22nd पोजीशन पे, से सुनो। सो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, आइदर 1 और 2 इज सफिशिएंट टू आंसर। ये क्लियर है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11, इन ए रो ऑफ 5 बिल्डिंग्स P, Q, R, S and T, which building is in the middle? आपको 5 बिल्डिंग में से मिडिल में कौन सा है वो बताना है। सो लेट से ये रो है और ये रहा 5 बिल्डिंग। डेटा वन में क्या गिवन है बच्चों, बिल्डिंग्स S and Q are at 2 extremes ends of the row। सो S यहां पे हो सकता है, अगर S यहां पे तो Q यहां पे होगा, अगर S यहां पे है तो Q यहां पे होगा। यहां पे ये स्पेसिफाई नहीं है कि कौन लेफ्ट में है और कौन राइट में है। तो सुनो, हमने फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हमने नॉर्थवर्ड फेसिंग ले लिया। सो डेटा वन से मिडिल में कौन है वो आंसर नहीं आएगा। नाउ लेट्स कम टू डेटा टू। डेटा टू में क्या कर रहा है, बिल्डिंग T इज टू द राइट ऑफ बिल्डिंग R। ओके, अगर नॉर्थवर्ड फेसिंग में बिल्डिंग है तो T का पोजीशन कैसे होगा, अगर ये यहाँ पे R है तो यहाँ पे क्या होगा T, तो यहाँ पे R का पोजीशन ये भी हो सकता है तो T का पोजीशन यहाँ पे होगा, और R का पोजीशन ये हो सकता है तो फिर T का पोजीशन यहाँ पे होगा। सो यहाँ पे मिडिल में बिल्डिंग्स चेंज होते रहेंगे। सो यहाँ पे आप ये बोल सकते हो कि डेटा 1 और 2 को कंबाइन करने के बाद भी आपको मिडिल में कौन सा बिल्डिंग है वो नहीं पता चलेगा। सो हमारा आंसर क्या होगा बच्चे, ऑप्शन नंबर डी। In this question, it is saying that how many speeches were delivered in 2 days program? 2 days program में number of speeches का पता करना है आपको। से सुनो, डेटा वन में क्या गिवन है बच्चों, 18 speakers were invited to give at least 1 speech। ओके, इनवाइट कितने को किया गया था बच्चों, 18 को, ठीक है, आउट ऑफ विच 1/6 ऑफ द स्पीकर कुड नॉट कम। इट मीन्स 1/6 तो आया ही नहीं। सो 18 का 1/6 कितना होगा 3, दैट इम्प्लाई टोटल कितने स्पीकर आए थे 15 स्पीकर। तो यहां से पता नहीं चल पाएगा कि कितने स्पीकर ने स्पीच दिया है। नाउ एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट 1 स्पीच यहां पे गिवन है और मैक्सिमम ऑफ 2 स्पीच। सो जो भी स्पीकर होगा या तो 1 स्पीच देगा और नहीं तो 2 स्पीच देगा, और एटलीस्ट 1 का क्या मतलब है कि एक स्पीच तो कम से कम देगा ही। क्लियर है। नाउ कम टू डेटा 2। डेटा 2 में क्या कर रहा है, 1/3 ऑफ द स्पीकर्स गिव 2 स्पीच। तो जो टोटल नंबर ऑफ स्पीकर था वो 15 आए थे,
इसका 1/3 मीन्स 15 इंटू 1/3 मीन्स 5 स्पीकर ने कितना स्पीच दिया है? 2 स्पीच दिया है। सो 5 इंटू 2 टोटल यहां से कितने स्पीच मिल जाएंगे? 10। और बाकी के जो 10 स्पीकर है उन्होंने कितना स्पीच दिया है? 1 स्पीच। तो यहां से भी 10 स्पीच हो जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ स्पीच कितना हो जाएगा? 10 + 10 यानी 20। सो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई, बोथ 1 and 2 आर सफिशिएंट। इन दिस क्वेश्चन इट इज सेइंग दैट व्हाट डज डॉलर मीन्स इन अ कोड लैंग्वेज। आपको पता करना है कि डॉलर्स का कोड लैंग्वेज में मीनिंग क्या है। अगर आप डेटा 1 और डेटा 2 को ध्यान से देखोगे बच्चे तो यहाँ पे क्या है? #35 और #35 ये दोनों में कॉमन है। और इन दोनों में कॉमन वर्ड कौन सा है? एक तो कॉमन वर्ड है बच्चे आर, दूसरा कौन सा है? गुड, और लास्ट में कौन सा कॉमन है? फ्लावर। तो अगर आप इन कॉमन वर्ड को निकाल दो तो फर्स्ट डेटा में क्या बचेगा? रियली। और फर्स्ट डेटा में कोड कौन सा बच रहा है? सिंपली डॉलर। सो आप यहां से बोल सकते हो डॉलर का कोड क्या होगा बच्चे? रियली। सो हमारा आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ई, बोथ 1 and 2 आर सफिशिएंट। इन दिस क्वेश्चन इट इज सेइंग दैट हाउ इज एम रिलेटेड टू एन। आपको बताना है एम एन से कैसे रिलेटेड है। तो सुनो, डेटा 1 में क्या गिवन है? P has only 2 kids, M and N. ओके, सो लेट्स से ये P है और इसके 2 किड है M और N। आगे कह रहा है इज मदर इन लॉ ऑफ Q। तो ऑब्वियस सी बात है P मदर इन लॉ ऑफ Q है तो ये सेम जनरेशन में होगा M और N के। ठीक है। हु इज सिस्टर इन लॉ ऑफ N। सो Q N की सिस्टर इन लॉ है, सो ऑब्वियस सी बात है ये क्या हो जाएगी? नेगेटिव। अब सिंस P के सिंपली 2 किड्स है तो और N इसके लिए सिस्टर इन लॉ है, तो ऑब्वियस की बात है वो M के लिए क्या होगा? वाइफ की तरह बिहेव करेगी। इट मींस M क्या हो जाएगा? मेल। तो N मेल हो या फीमेल हो, M तो उसके लिए कैसा रोल प्ले करेगा? ब्रदर की तरह रोल प्ले करेगा। तो ये सुनो, सो यहां से आप क्या बोल सकते हो कि M इज ब्रदर ऑफ N। सो डेटा 1 से हमें ये पता चल जाएगा कि M N का क्या है? ब्रदर है। ये क्लियर है? आर द सिस्टर इन लॉ ऑफ M इज द डॉटर इन लॉ ऑफ S। ओके, तो M की सिस्टर इन लॉ कौन है? R। सो ये रहा नेगेटिव। आर द सिस्टर इन लॉ ऑफ M इज डॉटर इन लॉ ऑफ S। ओके, तो S की ये डॉटर इन लॉ है। ओके, ठीक है। हु हैज ओनली 2 किड्स M एंड N। और S के 2 किड है M और N। सो ये रहा N। अब देखो यहां पे ये गिवन है कि आर एम की सिस्टर इन लॉ है। तो यहां पे सिंस ये आर अगर सिस्टर इन लॉ ऑफ एम है तो ऑब्वियस सी बात है सो आर एन के लिए क्या हो जाएगी? वाइफ का रोल प्ले करेगी। लेकिन इस केस में एम के बारे में पता नहीं है कि एम डॉटर है या सन है, सो हम ये नहीं बोल सकते कि एम एन से कैसे रिलेटेड है। तो हमारा आंसर क्या होगा बच्चे? ऑप्शन नंबर ए, 1 alone is sufficient while 2 is not sufficient। ये क्लियर है बच्चों? In this question it is saying that who among सिद्धार्थ, निकुंज, विपुल एंड मुकुल इज यंगेस्ट। आपको इस 4 पर्संस में से पता करना है कि यंगेस्ट कौन है। डेटा 1 में क्या गिवन है बच्चों? विपुल इज यंगर देन मुकुल। विपुल मुकुल से यंगर है बट ओल्डर देन सिद्धार्थ एंड निकुंज। बट ये ओल्डर है सिद्धार्थ से और निकुंज से। तो यहां पे 2 पॉसिबिलिटी हो सकता है, या तो फर्स्ट में ऐसे होगा और नहीं तो सेकेंड पॉसिबिलिटी में ऐसे हो सकता है। नाउ डेटा 2 में क्या कह रहा है? मुकुल इज ओल्डेस्ट। मुकुल इज ओल्डेस्ट है तो हमें यंगेस्ट के बारे में पता करना है, तो हमें ये बहुत ज्यादा हेल्प नहीं करेगा। नाउ कम टू डेटा 3। डेटा 3 में क्या कह रहा है? सिद्धार्थ इज ओल्डर देन निकुंज। सिद्धार्थ ग्रेटर देन किससे होगा? निकुंज से। तो अगर हम डेटा 1 और डेटा 3 को कंबाइन कर दे बच्चों तो यहां पे ये पॉसिबिलिटी रूल्ड आउट हो जाएगा। स्टेशन हो तो हमें बचेगा सिर्फ ये अरेंजमेंट कि निकुंज इज यंगर देन सिद्धार्थ, सिद्धार्थ इज यंगर देन विपुल, विपुल इज यंगर देन मुकुल। तो यहां से सबसे यंगेस्ट कौन सा आएगा बच्चों? निकुंज। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, ओनली 1 and 3 is required to solve the question. Question is saying that in certain code X, Y, Z means we are friends. Which letter stand for V? आपको V के बारे में पता करना है कि कौन सा लेटर है।
अगर आप मेन स्टेटमेंट की बात करोगे बच्चे तो यहां पे गिवन है एक्स वाई जेड इज इक्वल टू वी आर फ्रेंड्स। ये क्लियर है? ऑप्शंस को जरा ध्यान से देखो, यहां पे ओनली टू है, यहां पे आइदर टू ओनली है, नो। तो सबसे पहले चेक कर लो क्या दो से आंसर आएगा क्या। दो में आंसर क्या गिवन है, जेड एम एस, ये इज इक्वल टू क्या गिवन है, वी लव देम, वी लव देम। अगर हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो इन दोनों में कॉमन कौन सा है, जी और जी, और इन दोनों में कॉमन कौन सा है, ओनली वी। सो ऑब्वियस सी बात है यहां से वी का कोड आपको क्या मिल जाएगा, जेड। तो ऑफ कोर्स हमें डेटा टू से तो आंसर मिल जाएगा। नाउ कम टू नेक्स्ट पार्ट। यहां पे एक और ऑप्शन है कि 1 and 3 ओनली। एक्स वाई जेड का वैल्यू क्या गिवन था, वी आर फ्रेंड्स। 1 में क्या गिवन है, पी वाई एन, और 3 में क्या गिवन है बच्चों, पी एक्स। अगर आप एक्स वाई जेड और पी एक्स को कंबाइन करो, जो मेन स्टेटमेंट है और थर्ड स्टेटमेंट है, तो यहां से कॉमन कौन सा है, एक्स कॉमन है, और इन दोनों में कॉमन कौन सा है, हेलो फ्रेंड्स एंड वी आर फ्रेंड्स। सो ऑब्वियस ही बात है एक्स का कोड क्या मिल जाएगा, फ्रेंड्स। ये क्लियर है? नाउ अगर हम फर्स्ट और मेन स्टेटमेंट को कंबाइन करें तो यहाँ पे पी वाई एन है और ये एक्स वाई जेड है, तो यहाँ पे कॉमन कौन सा है, वाई, और वाई का कोड क्या होगा, वी आर फ्रेंड्स एंड दे आर फ्रेंड्स एंड दे आर क्लासमेट। तो ऑब्वियस सी बात है इन दोनों में कॉमन कौन सा होगा, आर। तो वाई का कोड क्या मिल जाएगा, आर। तो ऑफ कोर्स जेड का कोड क्या मिलेगा बच्चों, यहां से वी, मेन स्टेटमेंट से। तो आप 1 और 3 को कंबाइन करके भी आंसर दे सकते हो। सो हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। इन दिस क्वेश्चन इट इज सेइंग दैट हाउ इज आर रिलेटेड टू क्यू। आपको आर का रिलेशन बताना है क्यू से, ये दोनों कैसे रिलेटेड है। यहां पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है आपका ऑप्शंस। फर्स्ट में नन, सेकंड में एनी वन ऑफ देम, सी में ओनली 3 एंड लास्ट में है ऑल। ऑब्वियस चॉइस है, जो फर्स्ट आप ट्राई करोगे वो ट्राई करोगे ओनली 3 से। क्या 3 से आंसर आएगा क्या? थर्ड डेटा में क्या कह रहा है, आर इज ब्रदर ऑफ पी। सो ये रहा पी और आर इसका ब्रदर है, सो हमने यहां पे एक पॉजिटिव साइन दे दिया। हु इज ग्रैंड डॉटर ऑफ फादर इन लॉ ऑफ मदर ऑफ आर। तो आर के मदर के फादर इन लॉ, फादर इन लॉ, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पे पी क्या हो जाएगी, निगेटिव, जैसा नो। तो यहां पे आर पी का क्या हो जाएगा, ब्रदर। तो ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन सी से तो आंसर आपको मिलेगा। नाउ कह रहा है एनी वन ऑफ देम, ऑप्शन नंबर बी एनी वन ऑफ देम है, तो किसी एक को चेक कर लो जो सबसे इजीएस्ट ऑप्शन है। तो लेट्स से डेटा 2 को चेक करते हैं। डेटा 2 में क्या कह रहा है, एक्स इज फादर ऑफ क्यू। सो ये रहा क्यू और इसका फादर है एक्स, तो इसको मैंने पॉजिटिव साइन दे दिया। बट क्यू इज नॉट डॉटर ऑफ वाइफ ऑफ एक्स। सो लेट्स से ये वाइफ है और क्यू इसकी डॉटर नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या होगा, सन होगा। लेकिन आपको यहां पे रिलेशन बताना है आर और क्यू में, और यहां पे रिलेशन क्या है, आर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है 2 से तो आंसर नहीं आएगा। नो सेम सिचुएशन फर्स्ट में है, यहां पे आर और क्यू के बारे में पूछ रहा है, यहां पे भी बच्चों आर और क्यू ही नहीं है, सो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ओनली 3। ये क्लियर है बच्चों? इन दिस क्वेश्चन इट इज सेइंग दैट व्हिच डेटा इन अप्रैल इज डेफिनेटली मनीष फादर्स बर्थडे। आपको मनीष के फादर का बर्थडे बताना है और 3 डेटा गिवन है, डेटा 1, डेटा 2 एंड डेटा 3। फर्स्ट डेटा में क्या कह रहा है, मनीष करेक्टली रिमेंबर्स दैट हिज फादर बर्थडे इज आफ्टर 14th बट बिफोर 19th। तो आफ्टर 14th का क्या मतलब है, 15th से स्टार्ट होगा और 15th से लेकर ये कहां तक जाएगा, बिफोर 19th है, इट मींस 18th तक आएगा। तो ये डेट रेंज है। डेटा 2 में क्या कह रहा है, मनीष सिस्टर करेक्टली रिमेंबर्स दैट हिज फादर्स बर्थडे इज आफ्टर 16th बट बिफोर 21st ऑफ अप्रैल। तो आफ्टर 16th है, इट मींस 17 से स्टार्ट होगा और ये कहां तक जाएगा बच्चों, बिफोर 21st है, इट मींस 20 तक जाएगा अप टू। क्लियर है?
नाउ कम टू डेटा 3. Manisha's brother correctly remembers that their father's birthday is after 16th. ओके यानी 17th से स्टार्ट होगा बट बिफोर 22nd. इट मीन्स 22nd से पहले तक, मीन्स डेट रेंज 21 तक आ सकता है. अब देखो बच्चों, यहां पे डेट टोटल 4 डेट्स हो सकते हैं, 15, 16, 17 और 18. यहां पे टोटल 4 डेट्स हो सकते हैं, 17, 18, 19 और 20. और यहां पे भी, यहां तो और भी ज्यादा है, यहां तो 5 डेट्स हो सकते हैं. तो इन तीनों में कोई भी एक कॉमन डेट नहीं है. तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी. किसी भी डेटा से आप मनीष के फादर का करेक्ट बर्थडे आप नहीं निकाल सकते. ये क्लियर है बच्चों? इन दिस क्वेश्चन इट इज सेइंग दैट इन ए हॉकी मैच हाउ मेनी गोल्स डिड तनुजा स्कोर. आपको बताना है तनुजा ने कितना गोल स्कोर करा था. फर्स्ट डेटा में क्या कह रहा है? तनुजा डिड नॉट स्कोर द हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल. ठीक है, इससे नंबर ऑफ गोल्स पता नहीं चलेगा. नाउ कम टू द सेकंड डेटा. तनुजा, मोहित एंड करुणा. तनुजा, मोहित और करुणा स्कोर्ड इक्वल नंबर ऑफ गोल्स. सो लेट्स से ये एक्स है तो ये भी एक्स है और ये भी एक्स है. नाउ कम टू द थर्ड डेटा. इसमें क्या कर रहा है? द टोटल नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड बाय मोहित, रिंकी एंड करुणा इज 12. मोहित, रिंकी और करुणा इन सब का गोल 12 है. से सुनो. और रिंकी स्कोर्ड एज मेनी एज गोल्स एज मोहित एंड करुणा टुगेदर. और रिंकी का स्कोर मोहित प्लस करुणा के इक्वल है. से सुनो. सो देखो, यहां पे रिंकी अगर लेट से आर है तो एम प्लस के भी क्या है? आर है. तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा? आर प्लस आर इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा? 12. दैट इम्प्लाइड आर इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 12/2. दैट इम्प्लाइज 6. तो आपको रिंकी का स्कोर पता चल गया. इट मीन्स मोहित प्लस करुणा कितना स्कोर करेंगे? ये 6 कर रहे हैं और ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल है. इट मीन्स मोहित ने कितना स्कोर किया होगा? 3. और करुणा ने कितना स्कोर किया होगा? 3. और इसी के इक्वल कौन स्कोर कर रहे हैं? तनुजा. तो तनुजा ने भी कितना स्कोर किया होगा? 3. तो हमारा आंसर क्या होगा? ओनली 2 and 3 इज needed to answer the question. ये क्लियर है बच्चों? In this question it is saying that on which day of the week did सुरजीत visit मुंबई. आपको पता करना है कि सुरजीत मुंबई कब विजिट करा था. डेटा 1 में क्या गिवन है? सुरजीत टुक लीव ऑन वेंसडे. सुरजीत ने लीव लिया है वेंसडे को. बट हमें इस इंफॉर्मेशन से ये नहीं पता चल रहा है कि सुरजीत वेंसडे को ही विजिट करा होगा. डेटा 2 में क्या कह रहा है? सुरजीत विजिट मुंबई the day after his mother's visit his house. सुरजीत मदर, जिस दिन सुरजीत के हाउस की विजिट की थी उसके एक दिन बाद, डे आफ्टर कह रहा है, इसने मुंबई को विजिट करा है. तो डेटा 2 से भी हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा. नाउ कम टू डेटा 3. सुरजीत मदर विजिटेड सुरजीत हाउस नाइदर ऑन मंडे नॉर ऑन थर्सडे. तो सुरजीत मदर ना ही मंडे को विजिट की है और ना ही थर्सडे को. इट मीन्स अभी भी टोटल 5 डेज लेफ्ट है. सेशन हो तो 5 डेज में से कोई भी डेट हो सकता है सुरजीत के मदर का सुरजीत के हाउस को विजिट करना और उसके बाद नेक्स्ट डे को फाइंड करने के लिए. तो यहां से आप तीनों डेटा को मिलाकर भी आप आंसर नहीं ला सकते. तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी. इफ द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड बाय यूजिंग all the statement. ये क्लियर है बच्चों? In this question it is saying that who among P, Q, R, S, T and U each having different height is the tallest. आपको पता करना है इनमें से सबसे टॉलेस्ट कौन है. डेटा 1 में क्या गिवन है? Q is taller than P but shorter than T. It means Q P से टॉलर है और शॉर्टर है T से. यहां से टॉलेस्ट पता नहीं चलेगा. डेटा 2 में क्या कर रहा है? ओनली 2 ऑफ देम आर शॉर्टर देन आर. लेट से ये असेंडिंग ऑर्डर में है तो कह रहा है कि ओनली 2 ऑफ देम आर शॉर्टर देन आर. इट मीन्स आर किस पोजीशन पे होगा? थर्ड पे होगा. से सुनो. नाउ कम टू डेटा 3. एस इज टॉलर देन यू ओनली. अगर एस इज टॉलर देन यू ओनली है, इसका क्या मतलब है? एस का पोजीशन यहां पे होगा और यू का पोजीशन यहां पे होगा. से सुनो. और यहां पे की गिवन है T ग्रेटर देन Q ग्रेटर देन P. तो ऑब्वियस सी बात है अगर आप इस डेटा को फिट करोगे तो यहां पे क्या होगा? P
यहां पे होगा Q और यहां पे होगा T। सो हमें तीनों इंफॉर्मेशन को मर्ज करने के बाद हमें ये पता चल जाएगा कि टॉलेस्ट कौन सा है। सो हमारा आंसर क्या होगा बच्चे? ऑप्शन नंबर बी, इफ ऑल 1, 2 एंड 3 आर रिक्वायर्ड टू आंसर द क्वेश्चन। ये क्लियर है बच्चों?